गुड मॉर्निंग बच्चों। एमए इकोनॉमिक्स के फाइनल ईयर के पेपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में गत कक्षा में हमने असंतुलित विकास के सिद्धांत को शुरू किया, जिसके तहत हर्शमैन ने विकास प्रक्रिया नीति के लिए दो मान्यताएं मानी। पहला, एसओसी तथा डीपीए का एक साथ विस्तार नहीं किया जा सकता। दूसरी मान्यता के अनुसार विकास की वह रूपरेखा अपनाई जाए जो प्रेरित निर्णय को अधिक प्रभावित करे। हर्शमैन के अनुसार न्यूनता के मार्ग से विकास की व्यूह रचना अव्यवस्थित एवं विवशताकारी अनुक्रम का प्रतीक है, जबकि एसओसी का विकास मार्ग मूलतः प्रेरणादायक है। किसी भी परियोजना में अग्रगामी तथा प्रतिगामी प्रभाव पाए जाते हैं। अग्रगामी उत्पादन की आगामी अवस्था में निवेश को बढ़ावा देते हैं तथा प्रतिगामी उत्पादन की पिछली या प्रारंभिक अवस्था में निवेश को बढ़ावा देते हैं। हर्शमैन का कहना है कि हमारा उद्देश्य पहले उन उद्योगों का पता लगाना है जिनका टोटल लिंकेज इफेक्ट अधिकतम होता है। यद्यपि अल्प विकसित देशों में प्राय इस्पात उद्योग को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक देश में लौह इस्पात उद्योग से विकास शुरू किया जाए। प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार किसी भी देश में आर्थिक विकास का कार्य कुछ अग्रगामी व आधारभूत क्षेत्रों के विकास के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों पर निर्भर करता है। वास्तव में इन क्षेत्रों की उत्पादकता में होने वाली वृद्धि ही संपूर्ण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करती है। अर्थात प्राविधिक ज्ञान, उत्पादन तकनीक और सीमांत उत्पादकता की दृष्टि से जो क्षेत्र दूसरों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है, सर्वप्रथम उन्हीं क्षेत्रों में ही विनियोग किया जाना चाहिए। प्रोफेसर सिंगर के अनुसार तीव्र आर्थिक विकास का प्रश्न मूल रूप से असंतुलित विकास की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। मांग व पूर्ति के असंतुलन और साधनों के बेलोचपूर्ण होने के कारण विकास की प्रारंभिक अवस्था में विकास का संतुलित ढंग कारगर सिद्ध नहीं हो सकता है। अतः विकासशील देशों को प्रारंभ से ही असंतुलित विकास पद्धति को स्वीकार कर लेना चाहिए। इस प्रकार असंतुलित विकास नीति के तहत प्रोफेसर रोस्टोव, हर्शमैन, प्रोफेसर सिंगर ने अपने मत प्रदान किए और स्पष्ट किया कि विकास की प्रारंभिक अवस्था में किस प्रकार की आर्थिक विकास की नीति अथवा व्यूह रचना को अपनाया जाना चाहिए। असंतुलित विकास के व्यूह रचना के अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे पहला, पूंजी प्रधान तथा भारी उद्योगों में निवेश से विकास की गति तेज होती है और इस प्रकार देश में तीव्र औद्योगिक विकास एवं आर्थिक विकास होता है। दूसरा लाभ आधारभूत उद्योगों का है। असंतुलित विकास की रचना स्थापित होने या व्यूह रचना अपनाने से
आधारभूत उद्योगों की स्थापना सरल होती है। आधारभूत उद्योगों की स्थापना के परिणामस्वरूप अन्य क्षेत्रों का विकास होता है। तीसरा लाभ सहायक उद्योगों का विकास के रूप में देखा जा सकता है। आधारभूत उद्योगों की स्थापना से उपभोक्ता उद्योगों का विकास स्वतः होने लगता है। ये ऐसे सहायक उद्योग हैं जो आधारभूत उद्योगों से उपभोक्ता उद्योगों से जुड़े हुए हैं। असंतुलित विकास का एक विशेष लाभ होता है कि इससे आर्थिक विकास को स्थायी स्वरूप प्राप्त हो जाता है। असंतुलित विकास के अंतर्गत ऐसी परियोजनाएं शुरू की जाती हैं जो दीर्घकाल में प्रतिफल देती हैं, लेकिन समानांतर में चलकर ये योजनाएं देश की नींव मजबूत करके उसे आत्मनिर्भर बनाती है और आर्थिक विकास को स्थायी स्वरूप प्रदान करती है। असंतुलित विकास के तहत साधनों का अधिक उपयुक्त उपयोग हो सकता है। सीमित साधनों का सर्वोत्तम उपयोग असंतुलित विकास के अंतर्गत किया जाता है, क्योंकि इससे मिलने वाला प्रतिफल अधिकतम होता है। इस प्रकार सीमित साधनों की अवस्था में हमें असंतुलित विकास की व्यूहरचना के द्वारा लाभ प्राप्त हो सकता है। इन सीमित साधनों का अधिक उपयुक्त उपयोग किया जा सकता है। इस व्यूहरचना के द्वारा आर्थिक अर्थसंरचना का सुदृढ़ आधार प्राप्त होता है। असंतुलित विकास के लाभों के साथ साथ इस व्यूहरचना की आलोचना भी की गई है। आलोचना के तहत या आलोचकों के अनुसार असंतुलित विकास व्यूहरचना में असंतुलन प्रक्रिया की अपूर्ण व्याख्या की गई है। इस सिद्धांत में आलोचकों के अनुसार यह ज्ञात नहीं होता कि असंतुलन की इष्टतम मात्रा क्या हो तथा शीघ्र विकास के लिए कहाँ व कितना असंतुलन पैदा किया जाए। दूसरी आलोचना के अंतर्गत इस सिद्धांत विस्तार की प्रेरणाओं पर तो ध्यान देता है, अर्थात विस्तार की प्रेरणाओं पर इस सिद्धांत के द्वारा व्याख्या की गई है, लेकिन असंतुलित विकास के फलस्वरूप उत्पन्न प्रतिरोधों की सर्वथा उपेक्षा की गई है। असंतुलित विकास सिद्धांत के अनुसार जो विकास की रचना बताई है, आलोचकों ने कहा कि यह विकास का अपव्ययपूर्ण ढंग है। इसके अंतर्गत फालतू उत्पादन क्षमता को अनावश्यक रूप से बनाए रखना पड़ता है। एक अन्य आलोचना के तहत कहा गया कि जब अर्थव्यवस्था में पूंजीगत परियोजनाओं पर बड़ी मात्रा में निवेश किया जाता है तो इससे मौद्रिक आय बढ़ती है, जो उपभोक्ता वस्तुओं की मांग उनकी पूर्ति की तुलना में बढ़ा देती है। इसके परिणामस्वरूप स्फीतिकारी दबाव उत्पन्न होते हैं।
असंतुलित विकास के लिए उच्च स्तरीय तकनीकी ज्ञान, पर्याप्त शक्ति, परिवहन तथा विस्तृत बाजार की आवश्यकता होती है, जिनकी विकासशील देशों में सर्वथा अभाव पाया जाता है। अतः आधारभूत सुविधाओं के अभाव के चलते असंतुलित विकास व्यूह रचना पर आलोचकों ने प्रश्न चिन्ह लगाया है। असंतुलित विकास रचना के अनुसार निवेश के कारण असंतुलन पैदा होते हैं, जो आर्थिक प्रक्रिया में तनाव व दबाव उत्पन्न करते हैं। आलोचकों के अनुसार ये तनाव व दबाव गंभीर परिणाम देते हैं तथा विकासशील देशों में विकास की प्रक्रिया को अवरुद्ध कर देते हैं। अतः यह कहना बहुत कठिन है कि कौन सी पद्धति अधिक उपयुक्त समझी जाए। इस प्रकार विकास प्रक्रिया को अवरुद्ध कर देने के कारण अल्प विकसित देशों की क्षमता से यह युक्ति बाहर हो जाती है। अंततः हम ये कह सकते हैं कि संतुलित विकास व्यूह रचना एवं असंतुलित विकास व्यूह रचना दोनों ही पद्धतियों के कुछ गुण व दोष हैं। विकास इन दोनों पद्धतियों का अंतिम ध्येय तीव्र आर्थिक विकास करना है। प्रोफेसर पॉल स्टीटन का कहना है कि संतुलित विकास तथा असंतुलित विकास के सिद्धांत के बीच चुनाव संबंधी विवाद उत्पन्न करना निसंदेह एक निरर्थक विचार है। ये दोनों पद्धतियाँ सही अर्थों में प्रतियोगी न होकर पूरक हैं। इसलिए इन दोनों पद्धतियों में चुनाव करने की अपेक्षा इनके समन्वित उपयोग की चर्चा करना अधिक उपयोगी होगा। विकासशील देशों की मूल विशेषताओं को देखते हुए अधिकांश विचारक असंतुलित विकास नीति का ही समर्थन करते हैं। प्रोफेसर मायर का कहना है, जब विकासरत देश असंतुलन से बच नहीं सकता, भले ही वह इसे पसंद करे या न करे, फिर जानबूझकर असंतुलन पैदा करना अर्थात असंतुलित विकास नीति को अपनाना अच्छा होगा, जिससे तीव्र आर्थिक विकास की संभावना अधिक हो सके।